जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या में हम जानेंगे पाठ्यचर्या दस्तावेज में अध्ययन के क्षेत्र या अध्ययन के विषय व अधिगम के उद्देश्य, मतलब सिखाने के क्या उद्देश्य होने चाहिए प्रत्येक विषय के अंतर्गत, उन्हीं को जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं अध्ययन के विषय, अर्थात जो कक्षा आती है ना, 1 से लेकर के 5 तक या 6 से लेकर के 8 तक या 9 से लेकर के 12 तक जो विषय होती है उन्हीं के बारे में बताया गया है कि अध्ययन के कौन कौन से विषय हैं, अर्थात एक विद्यार्थी को कौन कौन से विषय पढ़ने होते हैं। तो आइए देखते हैं उन्हीं विषयों को और उनके उद्देश्य को विषय के बाद में जानेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे भाषा, ठीक है, इसको हिंदी कहा जाता है, अंग्रेजी कहा जाता है और संस्कृत भाषा कहा जाता है। जितनी भी भाषाओं में मतलब पढ़ते हैं हम, उन भाषा के विषय को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। दूसरा है गणित, ठीक है, गणित तो पढ़ते ही है। तीसरा कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण, ये नया जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर की भी शिक्षा दी जाए, है ना, यह एक विषय है। चौथा विज्ञान, पांचवा सामाजिक विज्ञान जिसमें समाज के बारे में पढ़ते हैं। छठवां कला, है ना, कलात्मक शिक्षा हम प्राप्त करते हैं और कलात्मक शिक्षा प्राप्त करके हम अपने रोजगार को विकसित करते हैं। सातवां है स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा, इसकी भी शिक्षा दी जाती है कि हम अपने स्वास्थ्य को किस प्रकार अच्छा रखें, और शारीरिक शिक्षा अर्थात शरीर से संबंधित जो शिक्षा दी जाती है उनको कहा गया है। आठवां है कार्य शिक्षा, अर्थात कार्य करने की शिक्षा दी जाती है। विद्यालयों में बच्चों को अनेक प्रकार के कार्य सिखाए जाते हैं ताकि वो कार्य सीख करके आगे चल करके उन्हें कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और किसी रोजगार में जाकर के संलग्न हो जाए। नौवां है शांति शिक्षा, है ना, पूरे विश्व में एक प्रकार से देखा जाए तो अंतर्द्वंद या आपसी मतभेद या लड़ाई झगड़े या आतंकवाद अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, तो उन्हीं समस्याओं को ध्यान में रख करके शांति की शिक्षा की बात की है। तो सबसे पहले हम भाषा को जानेंगे। तो भाषा के हम तो ये जो विषय है इसके बारे में जानेंगे कि भाषा, गणित, कंप्यूटर विज्ञान, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कार्य शिक्षा, कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, शांति शिक्षा, हम इन सबको जान लेंगे। ये जो विषय है इनको विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। अब अधिगम के उद्देश्य, अधिगम अर्थात सिखाने के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो अलग अलग जो विषय है उसमें अलग अलग उसके उद्देश्य है, तो इन्हीं उद्देश्यों को विस्तार से जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले जानते हैं भाषा के बारे में। आइए देखिए, प्रत्येक पाठ्यचर्या जो निर्माण होता है उनमें भी अलग अलग उद्देश्य है कि भाषा को किस प्रकार त्रिभाषा सूत्र लागू किया जाए या एक भाषा के माध्यम से दूसरी भाषा को सीखा जाए, है ना। इन अनेक फार्मूले को पाठ्यचर्या में लागू किया गया और उनको लागू करने के लिए सरकार को एक प्रकार से अनुसूची तैयार किया गया जिनके माध्यम से वो क्या बोलते हैं, सरकार देश पर लागू करे। लेकिन बहुत कम ही मतलब ये सब लागू हो पाया, जो प्राथमिक स्तर में ये सब लागू होना चाहिए वो नहीं हो पाया, जिसके कारण हमारे देश में आज भाषागत समस्याएं विद्यमान है और भाषा की जो दीवार को पाटने के लिए हमें शिक्षा के रूप में ऐसी तैयारी करनी होगी जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक बच्चों को भाषाई विविधता को समझाने में सहयोग प्रदान कर सके। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि जो अधिगम के उद्देश्य है, प्रत्येक जो भाषा है, प्रत्येक जो विषय है, उनके अलग अलग उद्देश्य हैं। तो भाषा के क्या क्या उद्देश्य हैं, आइए इसी को समझते हैं जिनके माध्यम से हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा सकें। तो पहला कहा गया है बहुभाषिता का महत्व। देखिए, बहुभाषिता का तात्पर्य है कि एक भाषा के अलावा और एक दो भाषा जानता हूँ, जैसे कि मैं, है ना, 1 2 3 भाषा जानता हूँ तो मैं बहुभाषी व्यक्ति कहलाऊंगा। ठीक उसी प्रकार जब कक्षा में बच्चों को बहुभाषिता आनी चाहिए, अर्थात कम से कम वो अपनी मातृभाषा हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा है उनके बारे में जानना चाहिए। तो इस प्रकार बहुभाषिता को महत्व देना
चाहिए। इस प्रकार ये जो है एक उद्देश्य। दूसरा है त्रिभाषा सूत्र। वही त्रिभाषा सूत्र अनेक आयोगों ने त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई। इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने भी त्रिभाषा सूत्र की बात कही गई। उन्होंने कहा कि एक भाषा ना पढ़ा करके, एक भाषा में शिक्षा ना दे करके अलग अलग 2-3 भाषाओं में शिक्षा दी जाए। एक तो मातृभाषा हो गया, एक जो राष्ट्रभाषा है, और दूसरा आप उनकी किसी और अन्य राज्य की एक भाषा को पढ़ा सकते हैं। इस प्रकार त्रिभाषा फार्मूले को लागू किया गया। इस प्रकार बच्चों को त्रिभाषा सूत्र दिया जाए। तीसरा है बौद्धिक उपलब्धि। देखिए, भाषा के माध्यम से ही बौद्धिक उपलब्धि हो सकती है। हम एक भाषा से दूसरे भाषा के बारे में जानते हैं, वहाँ की सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण को समझने का प्रयास करते हैं, है ना। इसलिए बौद्धिक उपलब्धि के लिए ये 1-2 भाषाओं को जानना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक स्थिति क्या है ना, वहाँ के लोगों को समझने के लिए ये भाषा जानना बहुत जरूरी है। इसलिए बौद्धिक उपलब्धि होने के लिए भाषा का विशेष योगदान है। चौथा, ये प्राथमिक स्तर में मातृभाषा का अधिक से अधिक स्थान हो। अब यहाँ पर कहा गया है जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए मातृभाषा में शिक्षण दिया जाए। तो इसके लिए अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, उसमें कहा गया है कि कक्षा 1, 2, 3 के लिए मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इस पर विशेष जोर दिया गया है ताकि बच्चे मातृभाषा में जब पढ़े तो उसे डर और भय का सामना न करना पड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा की शिक्षा पर जोर दिया गया। पांचवा है संवाद तथा ज्ञान। अब देखिए, उच्च स्तर पर संवाद को विशेष महत्व दिया गया है, अर्थात आपसी जो बातचीत, एक व्यक्ति दूसरे से जो बातचीत करता है या एक व्यक्ति अन्य समूह से बातचीत करता है, तो है संवाद को विशेष महत्व दिया गया है। ज्ञान संवेदना के माध्यम से उनके अंदर विकास को महत्व दिया गया है। इस प्रकार ये उद्देश्य हो गया। आइए चौथा, बिना सुधारे स्वीकार। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं, है ना, भाषागत जो बोलते हैं तो उसमें भाषागत त्रुटियां होती है ना, जो वो बोलते हैं तो भाषागत त्रुटियां होती है, या पढ़ते हैं तो फिर भाषागत त्रुटियां होती है, तो उनकी भाषा को बिना सुधारे स्वीकार करना चाहिए। यह भी एक उद्देश्य है ताकि उनको न लगे, उनको कुंठित न लगे, उनको डर न लगे, उनको भय न लगे। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए बिना सुधारे भाषा, उनकी भाषा को स्वीकार करने की बात कही है। आइए पांचवा, भाषा सीमित नहीं है। सही बात है, भाषा सीमित नहीं है। हम भाषा के माध्यम से, देखिए, जैसे कि हम हिंदी भाषा में गणित को पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, है ना, तो इस प्रकार भाषा सीमित नहीं है। और अंग्रेजी भाषा में भी हम गणित को पढ़ते हैं, विज्ञान को पढ़ते हैं, सामाजिक विज्ञान को पढ़ते हैं, अन्य विज्ञान को पढ़ते हैं, इसलिए भाषा सीमित नहीं है। नेक्स्ट आइए आठवां, देखिए मातृभाषा। देखिए, हमारे जो देश है उसमें प्रथम भाषा तो मातृभाषा हो गई, है ना, और द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी शिक्षण दिया जाए। इस पर विशेष जोर दिया गया है, यह शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। इस प्रकार बात कही गई। और यहाँ पर कहा गया है नौवां, देखिए, स्कूली जीवन में बच्चों को बोलने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास भी कराना चाहिए भाषाओं में, है ना, अधिक से अधिक बोल सके, संवाद कर सके, जिनसे उनका स्तर ऊंचा हो सके। इस पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके लिए बोलने पर विशेष जोर दिया गया है। ये हो गया भाषागत उद्देश्य, मतलब भाषा शिक्षण के उद्देश्य या कहे या अधिगम के उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये हो गया उद्देश्य। आइए हम जानते हैं दूसरे सब्जेक्ट के बारे में। आइए देखते हैं, दूसरा है गणित। गणित विषय है, इसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, गणित संबंधी क्षमता का विकास किया जाए। बालकों के अंदर जो गणित संबंधी जो क्षमता है उनका विकास किया जाए, जिनसे बालक गणित में जो क्षमता है उनको और बढ़ा सके। दूसरा कहा गया है भय न हो। अक्सर करके बहुत सारे बच्चे गणित की जो संक्रिया है ना, वो किस प्रकार मतलब बनता है उस प्रक्रिया को पकड़ नहीं पाते, इस कारण वो भयभीत हो जाते हैं। उसमें भय न हो, इसलिए ऐसा वातावरण तैयार करें जिनके माध्यम से बालक अधिक से अधिक सीख
सके और डर भय कोई स्थान न हो। तीसरा ये देखते हैं, पूर्व प्राथमिक स्तर में गणित खेल पर आधारित हो। अब देखिए पूर्व प्राथमिक कहा गया है अर्थात KG1 KG2 नर्सरी है। ये जो पूर्व प्राथमिक स्तर है इस पर गणित को खेल के माध्यम से क्या किया जाए, बताया जाए। चौथा है रटने के बजाय खेल और समुच्चयों के संदर्भों के नाम को समझना होगा। अब यहाँ पर कहा गया है रटने के बजाय, अधिकतर छात्र रटते हैं है ना, बल्कि उनको अभ्यास नहीं करते। तो रटने के बजाय क्या किया जाए, खेल और समुच्चय के संदर्भ को नाम को समझा जाए। अक्सर क्या होता है गिनती होती है ना, गिनती को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस प्रकार से हम रटते हैं। लेकिन जब हम गिनती को रट रहे होते हैं तो हम कुछ भूल भी रहे होते हैं। इसलिए हमें थोड़े थोड़े समुच्चय में उसको क्या करना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए, छोटे छोटे भाग में। जैसे कि हम 1 से लेकर 10 तक गिनती क्या कर लिए, समझ लिए, हमें याद हो गया, तो हम 11 से लेकर 20 तक 11 से लेकर 20 तक एक समुच्चय में अर्थात छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके क्या करना चाहिए, उसको पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। ये हो गया रटने के बजाय खेल पर। पांचवा ये प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल व पहेली पर आधारित हो। अब यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर, इसके पहले कहा गया है पूर्व प्राथमिक, यहाँ पर कहा गया है प्राथमिक स्तर पर। तो प्राथमिक स्तर पर गणितीय खेल अर्थात जो गणित हो वह खेल पर आधारित हो, पहेली पर आधारित हो। इनके माध्यम से बालकों के अंदर क्या है, गणित को विकसित किया जाए। छठवां है बीज गणित से परिचित हो। तो उच्च स्तर के जो विद्यार्थी है ना, जो उच्च स्तर के विद्यार्थी है वह बीज गणित से परिचित हो, है ना। प्राथमिक स्तर पर हम बीज गणित नहीं पढ़ा सकते, इसलिए जो उच्च स्तर के विद्यार्थी हैं उनको हम बीज गणित बताएंगे। इसके लिए ज्योमिति, त्रिकोणमिति इत्यादि क्या करेंगे, बच्चों को बताएंगे। सातवां है उत्साह को बढ़ाएं। अब देखिए इसमें यह कहा गया है कि अधिकतर बच्चे अपने आप को मायूस समझते हैं, हताश समझते हैं या हताश हो जाते हैं। गणित को बनाते बनाते नहीं बनता है तो थक जाते हैं, है ना, हतोत्साहित हो जाते हैं। इसलिए शिक्षा का कर्तव्य है कि बच्चों का उत्साह बढ़ाए, तुम कर सकते हो, ये हो सकता है, इस प्रकार से उत्साह को बढ़ाना चाहिए। आठवां ये अभ्यास को महत्व, है ना। अभ्यास को महत्व इसलिए कहा गया है कि हम जितनी बार हम गणित का अभ्यास करेंगे उतनी बार हम संक्रिया को समझते जाएंगे, है ना। उनका जो होता है क्या बोलते हैं प्रक्रिया है, वह किस प्रक्रिया से मतलब बनता है, क्रमशः हम उस प्रक्रिया को समझते जाएंगे। इसलिए अभ्यास को विशेष महत्व दिया गया है, चाहे वह हिंदी हो, अंग्रेजी हो या अन्य सब्जेक्ट हो। प्रत्येक विषय में अभ्यास को विशेष महत्व दिया गया है, लेकिन गणित में खास करके हम अभ्यास के माध्यम से ही समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक हो। तो जितने भी गणित होता है वो मूर्त संक्रियात्मक हो, अर्थात जब हम उसको बना रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हमारे दिमाग में उनका एक प्रतिबिंब बनता जाए, है ना। तो इस प्रकार से गणित होना चाहिए। ये हो गया गणित संबंधी अध्ययन के उद्देश्य, अधिगम के उद्देश्य। इस प्रकार से बच्चों को सिखाया जाए, और चाहे तो प्रोजेक्टर के माध्यम से या अन्य माध्यम से हम गणित को सिखा सकते हैं। ये हो गया गणित। आइए हम दूसरा विषय आइए देखते हैं कंप्यूटर विज्ञान शिक्षक के उद्देश्य। क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, देखिए। तो पहला है कि विद्यालय में कंप्यूटर को जोड़ा जाए, अर्थात चाहे प्राथमिक स्तर हो या उच्च प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक स्तर हो, है ना, उसमें एक विषय के रूप में कंप्यूटर विज्ञान को एक विषय के रूप में जोड़ा जाए। ठीक है। दूसरा है संसाधनों की व्यवस्था। हम देखते हैं आज तक जो उच्च स्तर पर या कहे 9 से 12 तक जो स्कूली शिक्षा है वहाँ पर कंप्यूटर शिक्षा तो अनिवार्य एक विषय के रूप में पढ़ाया जाए ऐसा बोल दिया गया है, लेकिन पर्याप्त संसाधनों का अभाव देखा जाता है, जिसके कारण बहुत सारे जो बच्चे हैं या छात्र हैं वह कंप्यूटर ज्ञान नहीं ले पाते। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर संसाधनों की व्यवस्था की बात कही गई है, और सरकारों को भी इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। बच्चे देश का भविष्य है, अगर भविष्य को बर्बाद नहीं करना है तो संसाधनों की व्यवस्था करना चाहिए, ना कि फालतू खर्चे में धन को बर्बाद करें। तीसरा कहा गया है सैद्धांतिक
सैद्धांतिक व प्रायोगिक हो, है ना। हम तो बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान दे रहे हैं, अर्थात कक्षा में हम ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन वह प्रायोगिक भी हो। हम जो ज्ञान यहाँ दे रहे हैं उसको प्रयोग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से सीखिए तो वह ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए सैद्धांतिक और प्रायोगिक दोनों हो, खास करके प्रायोगिक ज़्यादा हो, ज़्यादा बेहतर होगा। चौथा है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी, जैसे कि 6 से 8 तक जो कक्षा है उस पर कंप्यूटर की सामान्य जानकारी दी जानी चाहिए, लेकिन इसका भी अभाव देखा जाता है। पांचवा ये कंप्यूटर की आवश्यकता व महत्व। देखिए कंप्यूटर की आज बहुत ही आवश्यक है। हमारे जीवन के लिए कंप्यूटर का होना बहुत ही बड़ा रोल है। कंप्यूटर की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। उन भूमिका को ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना चाहिए, बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देनी चाहिए। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर प्रत्येक क्षेत्र में, रोबोट को बनाने में, बड़े बड़े हवाई जहाज को बनाने में, ट्रेन के इंजन को या अन्य छोटे छोटे सूक्ष्म कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। इसलिए कंप्यूटर आज हमारे जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकता के रूप में हो गई है। इसीलिए बच्चों को यह शिक्षा देना अनिवार्य हो गया है, लेकिन हम बच्चों के लिए सही कार्य योजना का निर्धारण नहीं कर पा रहे हैं। अब देखिए छठवां है बहुउद्देशीय उपकरण के रूप में। बहुउद्देशीय उपकरण मतलब एक उद्देश्य के लिए नहीं होता है ना, वह बहुत उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर कार्य करता है। प्रत्येक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, है ना, प्रत्येक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में, आर्थिक के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में यह कार्य करता है। इसलिए बच्चों को इसकी शिक्षा दी जानी चाहिए। सातवां प्रत्यक्षता पर आधारित, अर्थात जो कंप्यूटर शिक्षा हम प्रदान करते हैं वो प्रत्यक्षता पर आधारित होता है ना। हम एक प्रकार से बच्चों को सैद्धांतिक ज्ञान देते हैं और वह जाकर के क्या करते हैं, कंप्यूटर में प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कह सकते हैं कि जो कंप्यूटर शिक्षा है वो प्रत्यक्षता पर आधारित है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है ना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर की शिक्षा या कंप्यूटर विज्ञान जो बच्चों की जो विषय है या कहें अलग विषय के रूप में उसको ऐड करना चाहिए। जैसे कि हम 6 विषय पढ़ते हैं तो इनके अलावा और कंप्यूटर को भी जोड़ा जाए। ये हो गया आपका कंप्यूटर विज्ञान शिक्षण और अधिगम। देखिए पढ़ाने के अपने अपने तरीके होते हैं, तो कंप्यूटर विज्ञान जो पढ़ाया जाए उसको अधिकतर अगर प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाए तो ज़्यादा समझ में आएगा, है ना। प्रोजेक्टर के माध्यम से या आजकल जो डिजिटल बोर्ड है या डिजिटल बोर्ड कहें, है ना, उनके माध्यम से पढ़ाया जाए तो और ज़्यादा बेहतर होगा और अनेक प्रकार के हाव भाव कौशल इत्यादि का प्रयोग किया जाए तो मेरे ख्याल से कंप्यूटर मजा आएगा। तो यह बहुत ही जरूरी विषय बनना चाहिए। नेक्स्ट आइए, ये है विज्ञान जो विषय है। हमने ये चौथा है विज्ञान विषय। इसके पहले हमने भाषा, गणित, विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान को पढ़ लिया। आइए देखते हैं विज्ञान विषय में अधिगम के उद्देश्य। तो क्या क्या विज्ञान विषय में अधिगम के उद्देश्य होना चाहिए, तो आइए जानते हैं। तो पहला है जिज्ञासा को शांत करना। देखिए बालकों के अंदर अनेक प्रकार की जिज्ञासा होती है, उन जिज्ञासाओं को हमें जानना होगा एक शिक्षक के रूप में, फिर उनकी जिज्ञासाओं को शांत करना होगा, है ना, कि बालक को क्या चाहिए, बालक के अंदर क्या क्या कमी है, उनकी जो जिज्ञासा हो रही है उन्हें शांत करना चाहिए। दूसरा है विज्ञान पर्यावरण विषय का अंग। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान है वो पर्यावरण विषय का अंग होना चाहिए और पर्यावरण विषय के अंतर्गत हम विज्ञान सामाजिक विज्ञान को पढ़ाते हैं बच्चों को, है ना। इसलिए विज्ञान पर्यावरण विषय का अंग होना चाहिए। तीसरा कहा गया है विज्ञान के प्रमुख सिद्धांतों को क्या करना चाहिए, अपनाना चाहिए। विज्ञान के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत हैं, उन प्रमुख सिद्धांतों को लागू करके अपना करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए। कहा गया है चौथा माध्यमिक स्तर पर संयुक्त विषय के रूप में। अब देखिए माध्यमिक स्तर पर संयुक्त विषय के रूप में क्या किया जाए, पढ़ाया जाए कि विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण भी आ जाता है, विज्ञान के अंतर्गत और कुछ विषय के कुछ अंश आ जाते हैं, इसलिए संयुक्त विषय के रूप में पढ़ाया जाए। पांचवा कहा गया है तकनीकी और समस्या हल पर आधारित हो। विज्ञान अधिकतर करके तकनीकी पर आधारित होती है और खास करके अनेक प्रकार की समस्याओं को दूर करती है। हम अनेक प्रकार के कहें पर्यावरण टेस्ट करते हैं या यही विद्यालय में अनेक प्रकार के टेस्ट करते हैं जिनसे कुछ मतलब पर्यावरण प्रदूषित होता है, तो उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। या कहें
इन तकनीकी के माध्यम से, वैज्ञानिक तकनीकी के माध्यम से जो हमारे विश्व में समस्याएं हो रही है, समस्याएं उत्पन्न हो रही है, तो उन समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास करना चाहिए। छठवां देखिए विभिन्न कौशल का उपयोग। अब यहाँ पर कहा गया विभिन्न कौशल का उपयोग, मान के चलिए हम विज्ञान विषय पढ़ा रहे हैं तो विभिन्न प्रकार के कौशल, विभिन्न प्रकार के जो सूत्र है, शिक्षण विधि है, शिक्षण प्रविधि है, उनका उपयोग करें ताकि हम विज्ञान विषय को एक शिक्षक के रूप में छात्रों को अच्छे से पढ़ा सकें। तो यह बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है दृष्टांतों के आधार पर शिक्षण। अब यहाँ पर कहा गया है कि हम दृष्टांतों के आधार पर शिक्षण, अब जिस विषय को हम पढ़ा रहे हैं, मान के चलिए विज्ञान पढ़ा रहे हैं ना, तो विज्ञान के अंतर्गत कुछ ऐसे विषय हैं, पादप कोशिका है ना, जंतु कोशिका, तो हम उनका चित्र ला सकते हैं, या तो पादप को तोड़ करके ला सकते हैं या उखाड़ करके ला सकते हैं और उनके बारे में बता सकते हैं, है ना। तो जो दृष्टांत विधि के माध्यम से हम पढ़ाते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है, और जो छात्र है वो उनके माइंड में जो स्कीमा बनता है ना, जो स्कीमा बनता है या माइंड मैप बनता है वह प्रत्यक्ष बनता है और वह हमेशा के लिए क्या होता है, याद हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के अधिगम उद्देश्यों का क्या करना चाहिए, निर्धारण करना चाहिए। ये हो गया विज्ञान विषय का। आइए चलते हैं नेक्स्ट। आइए देखते हैं पांचवा, सामाजिक विज्ञान में अधिगम के उद्देश्य। तो पहला कहा गया है सामाजिक विज्ञान को एक अनुपयोगी विषय समझा जाता था, इसलिए सामाजिक विज्ञान को एक विषय के रूप में जोर दिया जाए और इसके शिक्षण पर अधिक से अधिक इनको महत्व दिया जाए। दूसरा कहा गया है इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र को जोड़ा जाए। ठीक है, ये खास करके किसमें होता है, प्राथमिक स्तर के जो विषय होते हैं उसमें भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र को जोड़ा जाता है, या जो 6वीं से लेकर 8वीं तक या 9वीं या 10वीं तक है ना, इसमें क्या होता है जो सामाजिक विज्ञान विषय होते हैं उसमें भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, इन सबको जोड़ा जाता है। तीसरा ये आज्ञाकारिता और निष्ठा पर जोर दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया आज्ञाकारिता, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो नागरिक शास्त्र के जो मूल उद्देश्य होते हैं, है ना, तो उनको क्या किया जाए, जोड़ा जाए। अब देखिए नागरिक शास्त्र में हुए आज्ञाकारिता, निष्ठा, वाद, इस पर विशेष जोर दिया जाता है। चौथा है संवेदनशील प्रश्न पूछने, विचारने, है ना, इत्यादि का पूरा अधिकार होना चाहिए। अब यहाँ पर कहा गया शिक्षक को संवेदनशील होना चाहिए, छात्र को होना चाहिए, और छात्र के मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं होती है, तो जिज्ञासाओं को क्या बोलते हैं, शांत करने के लिए प्रश्न पूछना चाहिए, सोचना चाहिए, विचारना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, इस पर पूरा अधिकार देना चाहिए शिक्षक को, छात्रों को। पांचवा है इतिहास के लिए ओजस्वी, इतिहास के लिए ओजस्वी हाव भाव का प्रयोग किया जाए। अब मान लीजिए हम इतिहास विषय पढ़ा रहे हैं, तो जब हमारा उत्साह ही नहीं होगा तो बच्चे कहाँ से उत्साहपूर्वक उसको समझ पाएंगे। इसलिए ओजस्वी अर्थात ऊंचे आवाज में अच्छे से और उचित हाव भाव के माध्यम से उनका शिक्षण करें। छठवां भूगोल में क्षेत्र व भौगोलिक अध्ययन पर जोर दिया जाए। अब यहाँ पर कहा गया है भूगोल में क्षेत्र व भौगोलिक अध्ययन पर जोर दिया जाए। इसके लिए क्या किया जाए, हम आसपास के जो भौगोलिक क्षेत्र है हम उनका अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि तुर्रीधाम का भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, हमारे ये जो बर्फाली है महाविद्यालय का जो एरिया है उनका भौगोलिक क्षेत्र कैसा है, हम रनफॉल का भौगोलिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए उस पर जोर दिया जाए। क्षेत्रीय भ्रमण, क्षेत्रीय भ्रमण के माध्यम से भी हम सामाजिक विज्ञान को बता सकते हैं। अब क्षेत्रीय भ्रमण के लिए हम किसी दूसरे क्षेत्र अर्थात बस्तर जाएंगे, बस्तर की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति कैसी है ना, इस पर जोर दे सकते हैं, वहाँ की जीवन शैली कैसी है, इसके बारे में हम अध्ययन करा सकते हैं। अथवा ये समझ का विकास, अब देखिए छात्रों के अंदर उतनी समझ नहीं होती है, इसलिए समझ का विकास किया जाए। खास करके प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं उनका जो मस्तिष्क होता है कोमल होता है ना, हम जैसे विचार डालेंगे वैसे विचार उनके मस्तिष्क में जाएगा। इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि उनके अंदर समझ का जब विकास करें तो अच्छे समझ का विकास करें। इसलिए बहुत ही ये आवश्यक है, इसलिए बहुत ही आवश्यक है कि उनके अंदर अनेक प्रकार के गुणों को विकसित करने के लिए भरसक प्रयास किया जाए। नेक्स्ट है शिक्षण सामग्री। अब देखिए प्रत्येक विषय की अपनी अपनी एक शिक्षण सामग्री होता है, उन शिक्षण सामग्री के माध्यम से हम कक्षा में जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं शिक्षणों का उपयोग करके। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि उन शिक्षण सामग्रियों का आवश्यकता अनुसार और
अच्छे से उपयोग करें ताकि बच्चों को समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत अधिगम के उद्देश्य। आइए देखते हैं कला शिक्षा। ये छठवां है कला शिक्षा। तो कला शिक्षा के अधिगम के उद्देश्य देखिए, संगीत, नाटक, चित्रण, नृत्य इत्यादि के माध्यम से इस विद्यालय में ना कला को क्या किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, या इन सारे कलाओं को आपस में कक्षा में ऐसा मतलब सुनियोजित ढंग से इसको क्रियान्वित किया जाए ताकि बच्चे भी इनके महत्व को समझें। किस प्रकार संगीत हम क्या करते हैं, धुन निकालते हैं, गुनगुनाते हैं, या भी प्रकार संगीत है, नाटक है, चित्र है, नृत्य है, इनके माध्यम से क्या किया जाए, बच्चों के अंदर कला का विकास किया जाए। तीसरा कहा गया है कला का विस्तार किया जाए। अब देखिए, कला वास्तविक में केवल एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है ना, वह विभिन्न क्षेत्रों में कलाओं का विशेष योगदान है। मूर्ति कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, वास्तुकला, अनेक प्रकार की कला है, उनका विस्तार किया जाए। इसके लिए हमें बच्चों को कला से संबंधित ज्ञान देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम विभिन्न कलाओं को बच्चों से रूबरू कराएं और बच्चों को कला का शिक्षा दें, कला की शिक्षा दें। नेक्स्ट है कला के क्षेत्र में व्यापकता। देखिए, प्रत्येक क्षेत्र में कला है। हम लिख रहे हैं उसका भी कला है, हम गा रहे हैं उसका भी कला है, हम बोल रहे हैं उसका भी कला है। प्रत्येक क्षेत्र में कला का विशेष योगदान है, इसलिए इसकी व्यापकता अर्थात विशालता को समझने की आवश्यकता है। इसलिए बच्चों को कला की व्यापकता को विस्तार से बताया जाए। नेक्स्ट है संसाधन उपलब्ध हो। अब देखिए, कक्षा में बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियां या कलात्मक क्रियाएं करानी होती है। इसके लिए विद्यालय में अनेक प्रकार की क्या होनी चाहिए, संसाधन होना चाहिए। उन संसाधन के अभाव में हम कला को अच्छे ढंग से सुनियोजित नहीं करा सकते। जैसे कि पेंटिंग कराना हो, इसके लिए विभिन्न प्रकार के पेन वगैरह क्या होते हैं, रंग वगैरह, कलर वगैरह होनी चाहिए। पांचवा है प्रशिक्षित शिक्षक हो। अब इसमें कहा गया है कि प्रशिक्षित शिक्षक अर्थात जो कला के बारे में जानता हो, उस कला का ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में बता सके, ऐसे प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता हो। छठवां कलात्मक विकास हो। देखिए, कक्षा में बच्चों का कलात्मक विकास हो, इसके लिए अनेक प्रकार की क्रियाएं करनी होंगी, तभी बच्चों का कलात्मक विकास हो पाएगा। सातवां कला के सत्यम शिवम सुंदरम को समझें। किस प्रकार वह एकदम अच्छा दिखाई दे रहा है, सत्यम शिवम सुंदरम, मतलब कला के वैभवशाली दृश्य को समझने का प्रयास करना चाहिए। आपने देखा होगा रतनपुर में जो खंडहर बना हुआ है, जो बड़े बड़े पत्थर में कलात्मक दृश्य बना गया है, उसको बोलेंगे एक प्रकार से स्थापत्य कला, ठीक है। तो उस कला को देखेंगे तो किस प्रकार एकदम मनोहारी है, ऐसे चित्र बनाया गया है मानो एक भी त्रुटि नहीं हुआ है, चारों तरफ चित्र बना हुआ है कमरे में। आठवां देखिए, कला के माध्यम से व्यवसाय के महत्व। देखिए, कला के माध्यम से हम अनेक प्रकार के व्यवसाय कर सकते हैं, है ना। विभिन्न कलाओं में व्यवसाय है और उस व्यवसाय से हमें धन की प्राप्ति होती है। नौवां आनंद की प्राप्ति। प्रत्येक कला से हमें आनंद की प्राप्ति होती है, हास्य कला, दृश्य कला, नृत्य कला, है ना। हम आनंद की रूप में उनको क्या करते हैं, अनुभूति लेते हैं या उनको ग्रहण करते हैं। इस प्रकार की हो गया कला शिक्षा। आइए चलते हैं नेक्स्ट।